नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 3rd चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ये इसका 4th वीडियो है, चौथा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम प्रेशर के बारे में सीखा। अभी देखते हैं बॉयंट फोर्स क्या होता है। बॉयंट फोर्स, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली। देखिए, प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसका ढक्कन टाइटली बिठाना है, फिक्स करना है। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी, उसे पानी में छोड़ देना है, एक टब में पानी के, और देखना है खाली बॉटल। इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, ये ऐसे पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है। ट्राई एंड पुश इट इनटू द वाटर, इसे धकेल कर नीचे पानी में धकेलने का, दबाने का प्रयास कीजिए। इवन व्हेन पुश्ड इट कंटिन्यूज टू फ्लोट, इसे दबाने के बाद भी यह वापस ऊपर आती है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विथ अ प्लास्टिक हॉलो बॉल, एक खाली, अंदर से खाली वाला प्लास्टिक का बॉल लेकर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे उसमें डालकर पानी में वो तैरेगा। ठीक है। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर टू फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लीड। अभी उसी बॉटल को क्या करना है, भरना है, फुल भरना है पूरा, और उसका ढक्कन लगाकर एंड रिलीज इन वाटर, पानी में छोड़ देना है। द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वाटर, ये बॉटल फिर पानी के अंदर जाकर वो तैरेगी। ठीक है। ये ऊपर तैर रही थी खाली वाली, ये भरी वाली जो है वो पानी के अंदर जाकर तैरने लगेगी, पूरा डूबेगी नहीं। Why does this happen? The empty plastic bottle floats on the surface of water. जो खाली बॉटल है वो ऊपर सरफेस पर तैरती है पानी के। On the contrary, the bottle full of water floats inside water but does not go to the bottom. जो पूरी भरी हुई फुल बॉटल जो है वो पानी के भीतर, पानी के अंदर तैरने लगती है, लेकिन वो पूरी बॉटम तक, तल पे नहीं पहुंचेगी। The weight of the empty bottle is negligible as compared with the weight of the water inside. देखिए, जो खाली बॉटल होगी उसका वेट तो बहुत कम होगा कंपेयर टू द वाटर प्रेजेंट इन द टब। ठीक है। और सच अ बॉटल विथ वाटर नाइदर फ्लोट्स ऑन द सरफेस नॉर गोज टू द बॉटम। ठीक है। तो ऐसी जो बॉटल है जो पानी से भरी हुई है, वो ना तो बॉटम, तल तक जाती है, ना वो ऊपर तैरती है, वो अंदर बीच में तैरती है। ठीक है। दिस मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स एफ जी मस्ट हैव बीन बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एफ बी ऑन द बॉटल फील्ड विथ वाटर। दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर सराउंडिंग द बॉटल। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स यानी क्या होता है, देखिए, ये बॉटल क्यों तैर रही है इसके ऊपर, क्योंकि पानी इसके ऊपर धकेल रहा है ऊपर उसको। ठीक है। देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये खाली बॉटल है, ये पानी पर तैर रही है। इसका जो वेट होगा, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये नीचे की तरफ ये एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है बॉटल को, उसके वेट के कारण। ठीक है। और ये जो पानी है यहाँ पर, ये पानी ऊपर रोक के रख रहा है इस बॉटल को, इस फोर्स से, एफ बी, इसे कहते हैं बॉयंट फोर्स, तैराने वाला फोर्स। जो चीजों को अपने ऊपर तैराता है वो हो गया बॉयंट फोर्स। ठीक है। तो ये बॉयंट फोर्स अपवर्ड दिशा में काम कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉटल पर नीचे की दिशा में काम कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे होता है। देखिए, तो ये जो है पानी के कारण ये फोर्स डेवलप होता है। पानी जो है इस बॉटल पर फोर्स लगाता है। ठीक है, अपवर्ड, ऊपर की दिशा में। ठीक है। उसे कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है। और ये पानी के ऊपर तैरती क्यों है बॉटल,
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो वेट है उसे जो नीचे खींच रहा है वो कम पड़ रहा है, लेकिन ये बॉयंट फोर्स ज्यादा हो रहा है, उसके कारण वो ऊपर तैर रही है। ठीक है, ये आगे आएगा, आपको आप समझ में आएगा। देखिए एफ बी इज द बॉयंट फोर्स, एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटल। While pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears to be weightless than when it has been pulled out of water. Why? देखिए अगर आप एक बकेट ले रहे, बकेट जो होती है वो कुएं में डाल रहे हैं भरने के लिए, रस्सी से बंधी हुई, तो आप ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन वो बकेट भर गई है, लेकिन अभी पानी के ऊपर नहीं आई है। तो जब तक पानी के ऊपर नहीं आती, वो पानी के अंदर होती है, तब आपको आसान जाता है खींचना, क्योंकि उसे नीचे से पानी का, वाटर का बॉयंट फोर्स एक्ट करता है उसे ऊपर की दिशा में। और जब वो पानी के सरफेस से ऊपर आ जाती है, हम खींचते खींचते जब बकेट ऊपर आ जाती है, तब वो बॉयंट फोर्स नष्ट हो जाता है, क्योंकि पानी नहीं रहता उसके आसपास, तो उसके कारण वो बॉयंट फोर्स नष्ट हो जाता है। पूरा जो काम कर रहा है उसके ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की दिशा में काम कर रहा है, तो उसके कारण वो अचानक से भारी लगने लगती है। जब तक वो पानी में डूबी हुई होती है तब तक वो हल्की लगती है, लेकिन पानी के ऊपर आते ही वो भारी लगने लगती है हमें, क्योंकि बॉयंट फोर्स जो होता है पानी का वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट एंड डीप इट इन वाटर इन अ बकेट. What do you observe? Now shape the same piece of aluminum into a same boat and place it on the surface of water. It floats, isn't it? देखिए अगर आप एक पतली शीट लोगे एल्यूमिनियम की और पानी में डालोगे, डुबाओगे, तो वो डूब जाएगी, और उसी शीट की अगर एक छोटी बोट बनाओगे तो वो तैरेगी पानी की सरफेस पर. An iron nail sinks in water, but why does the massive steel ship float on it? When an object is dipped in a liquid, a buoyant force acts on it, and hence it appears that the weight of the object is reduced. जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के भीतर डूबती है, कोई भी वस्तु, तो उसके ऊपर जो है नीचे से ऊपर की दिशा में buoyant फोर्स काम करता है, वाटर का तैराने वाला फोर्स. उसके कारण हमें ये लगता है, महसूस होता है कि उसका वेट कम हो चुका है, ऐसा हमें यानी आभास होता है. ठीक है, तो इट बिकम्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर. अगर आप मीठे पानी में तैरोगे, यानी नदी के पानी में, तो आपको तैरना थोड़ा कठिन जाएगा, उसमें डूबने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है. लेकिन अगर आप समुद्र में तैर रहे हैं, समुद्र के पानी में, तो उसमें तैरना आसान होता है. क्यों, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको. समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है, और जितनी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की, उतना उसके ऊपर कैपेसिटी ज्यादा होती है उस पानी की अपने ऊपर वजन तैराने की. ठीक है, दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हायर दैन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन सी वाटर. समुद्री पानी की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है मिक्स्ड. ठीक है, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, उसके कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स ऑन इट. तो उसका बॉयंट फोर्स भी ज्यादा होता है. ठीक है, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वाटर की, वैसे वैसे बॉयंट फोर्स भी बढ़ते जाता है वाटर का. जैसे जैसे डेंसिटी कम होती है, तो फ्रेश वाटर में तो सॉल्ट नहीं होता, उसके कारण उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसके कारण उसका बॉयंट फोर्स भी कम होता है, तो उसके कारण उसकी कैपेसिटी to uplift heavy objects is lesser than that of sea water. In this book you have seen that lemon sinks in glass filled with water, but it floats when we stir in 2 spoons of salt in the water. देखिए नींबू जो होता है, अगर आप मीठे पानी में यानी नॉर्मल पीने के पानी में अगर डालोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें 2 चम्मच नमक डालोगे, वो पूरा मिक्स करोगे, और उसके बाद अगर नींबू डालोगे तो वो तैरने लगेगा. ठीक है, तो ये होता है क्योंकि पानी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, बॉयंट फोर्स बढ़ जाता है अगर उसमें सॉल्ट मिक्स होता है. तो इन सॉल्टी वाटर द बॉयंट फोर्स एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स?
बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। बॉइंट फोर्स जो होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पानी का बॉइंट फोर्स जो होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु उसमें तैर रही है या डूब रही है उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है, जो साइज होती है उस ऑब्जेक्ट का उसे कहते हैं वॉल्यूम, उसके मेजरमेंट को कहते हैं वॉल्यूम। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये अगर 10 बाय 10 बाय 10 10 बाय 10 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स का एक क्यूब है, एक बॉक्स है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया। इसका वॉल्यूम अगर गिनना है तो इसके साइड्स की मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इट्स वॉल्यूम। ये इतना वॉल्यूम होगा, यानी साइज उसकी गिनी जाएगी, उसे कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना किसी वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो उसमें तैर रही है या डूब रही है, उस वस्तु का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा। देखिए, द बॉइंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डीपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर उस तैरने वाली या डूबने वाली वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा है तो उस पर एक्ट होने वाला बॉइंट फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए यहां अगर देखेंगे इसका वॉल्यूम छोटा है, ये साइज छोटी है, तो इसकी साइज बड़ी है बॉटल की, तो इस पर एक्ट होने वाला बॉइंट फोर्स कम होगा कंपेयर टू दिस बॉटल। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। जैसे कि हमने देखा, डेंसिटी अगर बढ़ जाती है लिक्विड की तो बॉयंसी भी बढ़ जाती है। डेंसिटी यानी क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, और आगे जब डेंसिटी की कंसेप्ट समझाऊंगा तब आपको हो सकता है कि ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो जब मैं डेंसिटी की कंसेप्ट समझाऊंगा तो फिर से एक बार आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि दोनों कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आए। क्योंकि आई थिंक आपको अभी डेंसिटी इतना क्लियर ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। डू यू नो हाउ इज इट डिसाइडेड दैट इन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन लिक्विड विल get sink in the liquid, will float on the surface or will float inside the liquid। अगर कोई वस्तु किसी लिक्विड में डाली है, चाहे वो पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, उसमें अगर डाली है तो क्या वो डूब जाएगी, क्या वो सरफेस के ऊपर तैरेगी, या फिर वो उस लिक्विड के भीतर तैरेगी। ये किन बातों पर डिसाइड करता है, देखते हैं। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। वो ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट करेगी ऐसे अगर उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाला बॉइंट फोर्स इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अगर इस बॉटल पे, यहां पर क्या हो रहा है, इस बॉटल पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम कर रहा है, लेकिन वो कम है कंपेयर टू द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बॉइंट फोर्स ज्यादा हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, तो ऊपर धकेलने वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है, उसके कारण ये ऊपर तैर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बॉइंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। अगर वेट यानी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे कहते हैं वेट। तो जो वस्तु होती है वो डूब जाएगी तल तक, पूरा तल तक, बॉटम तक डूब जाएगी। कब? जब बॉइंट फोर्स कम होगा उसके वेट के मुकाबले में। वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर थर्ड है, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। देखिए, वस्तु जो है उसके भीतर, लिक्विड के अंदर जाकर तैरेगी। कब? जब बॉइंट फोर्स और ये देखिए, बॉइंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट बोथ आर इक्वल, दोनों बैलेंस कर जाएंगे। जब दोनों इक्वल जब होंगे तब वो वस्तु लिक्विड के भीतर जाकर तैरेगी। यहां क्या हो रहा है, बॉइंट फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जब डूब रही है तब ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो ऐसे Which forces are unbalanced in above cases? कौन से फोर्सेस अनबैलेंस्ड है? देखिए,
यहां पर ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट, बॉइंट फोर्स एफ बी इज ग्रेटर देन एफ जी, तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड यानी दोनों की वैल्यू जब सेम होगी अपोजिंग फोर्स की, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड। द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बॉइंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो बॉइंट फोर्स है दैट इज लार्जर, अपवर्ड फोर्स इज लार्जर, सो फाइनल फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड पॉइंट में क्या है, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ बॉइंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट, डूब जाएगी अगर बॉइंट फोर्स कम पड़ रहा है कंपेयर टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ जी इज ग्रेटर देन एफ बी, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड। फर्स्ट भी अनबैलेंस्ड है, सेकेंड भी अनबैलेंस्ड है। थर्ड देखते हैं, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड इफ बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, एफ बी इज इक्वल टू एफ जी, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टेक अ लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट वन पॉइंट, एट वन ऑफ इट्स एंड्स टाई अ क्लीन वॉश्ड स्टोन of a rupees 50 ग्राम वेट एज शोन इन फिगर 3.11। देखिए एक रबर बैंड लेना है, उसे बीच में से कट करना है, उसे सीधा करना है, उसके एक एंड पर क्या करना है, एक पत्थर बांधना है, ठीक है, और एक बर्तन लेना है और यहां पर ये रबर छोड़ना है, पत्थर में, पत्थर वाला रबर छोड़ना है, रबर अपने हाथ में रखना है उसका दूसरा एंड, और दूसरा एंड उसको छोड़ देना है। तो कितना वो नीचे जाता है ये देखना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितने डेप्थ तक जाता है, ये मार्क करके रखना है, गिन करके, ठीक है। फिर उसमें पानी भरना है, देखते बताएंगे वो। देखिए, नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर हैंड एंड मेक अ मार्क देयर, keep the stone hanging in air and measure the length of the rubber band from the stone to the mark made earlier। देखिए यहां पर रबर बैंड हाथ में रखना है या किसी एक फिक्स स्टैंड को बांध दीजिए और उसमें छोड़ देना है, और किस मार्किंग, किस गहराई तक जा रहा है वहां पर मार्किंग करके रखना है। नाउ टेक वाटर इन अ पॉट एंड होल्ड द रबर बैंड इन सच अ हाइट at such a height that the stone sinks in it। और वही उसी बर्तन में फिर पानी डालना है और उसी हाइट से, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर पकड़, पहली बार यहाँ पकड़ रहे और दूसरी बार यहाँ पकड़ रहे, नीचे पकड़ रहे, या पहली बार ऊपर पकड़ रहे नीचे, ऐसा नहीं, सेम हाइट पर ही पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर पानी डालना है, इस बर्तन में पूरा भर देना है और देखना है कि ये स्टोन कहाँ तक जाता है, उससे भी मार्किंग करनी है। Again, measure the length of the rubber band up to the mark. What is observed? This length is shorter than the length earlier length। जब बर्तन खाली होता है तब ये नीचे जाएगा ज्यादा स्टोन, ठीक है, और जब पानी भरा जाएगा तब ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर थोड़ा सा होगा स्टोन। What is observed? This length is shorter than the earlier length। While dipping the stone in water, length of the stretched rubber gets slowly reduced and is minimum when it sinks completely। देखिए पहले विदाउट वाटर जब होता है बर्तन कंटेनर, तब सबसे ज्यादा इसमें तनाव होगा रबर में, ठीक है, और जब पानी भरा जाएगा तब कम हो जाएगा ये टेंशन, ठीक है। और what could be the reason for shorter length of the rubber band in water? तो यहां पर क्यों टेंशन आ रहा है, क्यों छोटी लेंथ हो रही है रबर की, क्यों कम डूब रहा है ये स्टोन, इसका क्या कारण होता है? क्योंकि बॉइंट फोर्स जो है वो अपर दिशा में, ऊपर की दिशा में काम करता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग संक, यानी डूब रहा है। When the stone is sunk in water, a buoyant force acts it in upward direction. The weight of the stone acts downwards. Therefore, the force which acts on it downward direction is effectively reduced। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल
फोर्स खींचता तो है उसे, अर्थ खींचती तो है उसे, लेकिन पानी का बॉइंट फोर्स उसे थोड़ा हल्का कर देता है, ठीक है। उसके कारण इसमें रबर बैंड में जो है तनाव कम आता है। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइंट फोर्स? इज इट सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स? इज द बॉइंट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? द आंसर्स टू ऑल दीज आर एम्बॉडीड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्या सभी लिक्विड्स में उसकी वैल्यू सेम होती है, क्या सभी वस्तुओं के लिए उसकी वैल्यू सेम होती है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दिए गए हैं। वो प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल states that when an object is partially or fully immersed in a liquid, a force of buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the liquid displaced by the object. क्या है? कोई भी वस्तु अगर आधी या पूरी किसी फ्लूइड में, लिक्विड हो या गैस, किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में आधी या पूरी डाली जाती है तो उस पर ऊपर की दिशा में बॉयंसी काम करती है, बॉयंट फोर्स काम करता है। और वो बॉयंट फोर्स कितना होता है? जितना जो लिक्विड है वो हिला रहा है, यानी डिस्प्लेस किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट द्वारा, जितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट द्वारा, ठीक है, उतना बॉयंट फोर्स उस पर काम करता है। देखिए, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस इन अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो उसने बताया था कि जितने वेट का फ्लूइड वो डिस्प्लेस करते हुए जाएगी वो ऑब्जेक्ट नीचे जाते हुए, उतना बॉयंट फोर्स उसके ऊपर की दिशा में काम करेगा, ठीक है। वेट इज इक्वल, वेट इज वन फॉर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। तो ऑब्जर्वेशंस तो यही है यहां पर कि अगर खाली इसमें डालोगे तो ये बहुत नीचे तक जाएगा स्टोन, और पानी भरोगे तो वो थोड़ा ऊपर रहेगा स्टोन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। आर्किमिडीज 287 BC to 212 BC. Archimedes was a Greek scientist and a mathematician with sharp intelligence. Greek scientist था Archimedes एक। He found out the value of pi by numerical calculations. ग्रीक था वो, ग्रीस देश का था, और उसने पाई जो है, जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल वगैरह कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, पाई की वैल्यू, उसकी कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू पाई जो कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट, उसकी ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। लेकिन हमारे भारत देश में उससे भी पहले 700-800 वर्ष पहले हमारे देश में सुलभ सूत्र, शतपथ ब्राह्मण, इन जो सूत्र थे गणितों के, मैथमेटिक्स के, उनमें पहले ही पाई की वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी, ठीक है। तो हमारे तो वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन बहुत पहले से इंटेलिजेंट थे। अनफॉर्चुनेटली हमें यह बताया नहीं जाता, लेकिन आप विकिपीडिया पर जाकर सुलभ सूत्र, शतपथ ब्राह्मण, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इन्होंने भी पाई की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो आप देख सकते हैं। His knowledge of levers, pulleys, wheels in physics was useful to the Greek army in fighting against the Roman army. देखिए उस समय रोमन और ग्रीक्स के बीच में काफी युद्ध होते थे, तो उसने काफी उस समय जो है दिमाग लगा के कुछ मशीनरी बनाई थी लड़ने के लिए दुश्मन शत्रुओं के आर्मी से। उसमें लीवर्स यानी जो ये होते हैं ना, गियर डालने वाला जो डंडा होता है उसे कहते हैं लीवर, या फिर ब्रेक के लीवर्स होते हैं ना, ब्रेक दबाने वाले जो होते हैं डंडियां, उसे कहते हैं लीवर। फिर पुलीज यानी चक्रियां, जो कुएं से पानी निकालने के लिए हम पुली यूज करते हैं। व्हील्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं किसी व्हीकल को चलाने के लिए, वो तो उसका नॉलेज था उसको। ही बिकम फेमस ड्यू टू हिज वर्क इन ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स। ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में काफी उसका नॉलेज था। When he entered a bathtub for taking bath, he discovered the above principle by observing the overflowing water. उसने वॉल्यूम के बारे में पता किया जब वो बाथटब में नहाने के लिए उसने पानी भरा, उसमें फुल पानी भरा और उसमें उसने अपने आप को डाल दिया,
तो उसने जैसे जैसे वो अंदर जाता गया वैसे वैसे उतना पानी बाहर चला गया। तो तब उसे वो इस प्रिंसिपल का यानी कल्पना आई उसे। ही केम आउट विथ सेम स्टेट शाउटिंग यूरेका यूरेका मीनिंग आई फाउंड इट। तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वो बाहर आ गया। उसका मतलब उसे यस मुझे पता चल गया ऐसे। तो उससे तब पता चला वॉल्यूम के बारे में और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसके बारे में। The use of Archimedes principle is very wide. This principle has been used in the construction of ships and submarines. शिप्स बनाने के लिए, सबमरीन्स जो होती है मैंने बताया आपको, पनडुब्बियां बनाने के लिए भी यूज किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर हाइग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क को गिनने के लिए, यानी क्या कहते हैं उसे, एक तरह के उसकी कितना गाढ़ा है मिल्क वो देखने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है वो देखने के लिए, वो गिनने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी, अभी यहां पर दिया है डेंसिटी यानी क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक वस्तु का, किसी भी एक वस्तु का मास कितना है, कितना मास है उसका 1 kg 2 kg 3 kg डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना साइज में कितना है वो, तो उसके ऊपर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने के बाद डेंसिटी आता है। उस कंसेप्ट को समझाने के लिए देखिए, समझ लीजिए ये एक बॉक्स है 10 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, 3D बॉक्स है ये, और उसमें समझ लीजिए गैस भरा हुआ है। गैस के 5 पार्टिकल भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का समझ लीजिए 1 ग्राम वजन है, 1 ग्राम उसका 1 ग्राम मास है उसका। तो 1 ग्राम उसका मास है, तो 5 पार्टिकल्स का कितना हो गया मास, 5 ग्राम, ठीक है। और इसका कितने वॉल्यूम में वो भरे हुए हैं, वो गैस पार्टिकल्स वो भरे हुए हैं 10 × 10 × 10 दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, इसकी, इस पूरे ऑब्जेक्ट की, इस गैस की डेंसिटी हो गई, डेंसिटी जो है वो दिखाई जाती है, देखिए डेंसिटी जो दिखाई जाती है रो से, देखिए इस सिंबल से, इसे कहते हैं रो, ये ग्रीक सिंबल है। जैसे आपको पाई है ना, पाई जो है वो भी ग्रीक सिंबल है, वैसे ही डेंसिटी रो से दिखाई जाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 5, दैट इज मास 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.005। अभी देखिए दोनों के यूनिट्स का भी कैलकुलेशन करना है। 5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.005 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ दिस गैस। इन शॉर्ट में डेंसिटी यानी आपको बताता हूं कितनी गर्दी है। गर्दी यानी देखिए दोनों मैटर करता है, कितना मास है यानी कितने पार्टिकल्स है, और कितने जगह कितनी है उन्हें अवेलेबल, उसके ऊपर भी डिसाइड करता है। अभी देखिए उतना ही बॉक्स है ये 10 बाय 10 बाय 10 का वही बॉक्स है, लेकिन उसमें हमने 10 पार्टिकल्स, गैस की मात्रा दुगना कर दी। उतने ही साइज के बॉक्स में हमने गैस डबल भर दिया, ठीक है। तो मास हो गया 10 ग्राम्स, 10 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो रो क्या हो गया, डेंसिटी कितनी हो गई 10 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेंसिटी बढ़ गई, मास बढ़ गया तो भीड़ बढ़ गई, है ना, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए ना तो भीड़ बढ़ गई, तो डेंसिटी भी बढ़ गई, गर्दी भीड़ बढ़ गई, और उतने ही जगह में बढ़ गई है। और देखिए अगर समझ लीजिए हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, देखिए फिर से यहां वही भी प्रिंसिपल आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ते जाता है तो डेंसिटी की वैल्यू कम होते जाएगी, यानी वॉल्यूम अगर बढ़ते जाता है तो डेंसिटी कम होते जाएगी, और अगर मास बढ़ते जाता है, न्यूमरेटर बढ़ते जाता है, तो डेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, ठीक है।
ऐसे। इन शॉर्ट यहां पर दिया है, देखिए बताता हूं मैं आपको। एटमॉस्फेरिक जो गैस की डेंसिटी है, देखिए यहां पर एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पर अर्थ के सरफेस के पास, ऊपर जाते समय कम होते जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा सरफेस के पास होती है एयर की डेंसिटी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर, वैसे वैसे एयर की डेंसिटी भी कम होते जाएगी, ठीक है। उसे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी यानी सिंपल आप कैलकुलेशन के लिए याद रखिए, मास अपॉन वॉल्यूम। उसका यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The property density is very useful in deciding the purity of the substance। किसी भी वस्तु जो है, अगर समझ लीजिए गोल्ड हो या मिल्क हो या ऑयल हो, कोई भी, उसकी प्यूरिटी जानने के लिए डेंसिटी पता की जाती है उसकी, उससे हमें पता चलता है। क्योंकि प्री रिकॉर्डेड प्योर इसकी गोल्ड की डेंसिटी पता होती है कि इतनी होती है, तो उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्या वो इतने इसके कितने करीब है, कितने क्लोज है, उससे हमें पता चलता है कि ये कितना प्योर है। अगर बहुत दूर है डेंसिटी तो इसका मतलब वो इम्प्योर है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी यानी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी किसी भी वस्तु की समझ लीजिए गोल्ड की या वाटर की, गोल्ड की या समझ लीजिए वुड की, लकड़ी की, किसी की भी अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर पता करनी है तो उस वस्तु की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करना है। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी फिर? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी सेम आएगी, दोनों कट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1, ठीक है। These being a ratio of two equal physical quantities, it has no units। देखिए दोनों डेंसिटीज ही है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो दोनों कट हो जाएंगे और ये यूनिटलेस है। ये जो है रिलेटिव डेंसिटी, उसको कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।